जी, दिस इज़ वकास नवाज़ और आज की जो हमारी ये टॉक है ये बेसिकली डील करेगी कि हम लोग ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको डाइसेक्ट कैसे करना है और इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो ये इशू सामने आता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी तरफ से ये कहते हैं जी कि हमने जो क्या कहते हैं क्वेश्चन बड़ा ठीक लिखा था, हमें आता भी था, हमने पढ़ा हुआ था, फिर भी हमारे मार्क्स जो है वो नहीं आए। तो उसमें 2 से 3 बड़ी ज़्यादा कोई टेक माइंड में रखना है और जिनको आपने जो है वो अगर अपने उस पेपर करते हुए अगर आपके वो हाथ पे होंगी, माइंड पे होंगी, तो आपको मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने ली हैं पास्ट पेपर से, ठीक है, और ये काफ़ी हद तक जो है ये आपको क्लियर करेंगी कि क्या आपका इशू है और क्या आपको प्रॉब्लम्स और हेल्प करेंगी। सबसे पहले जी हमने देखना है कि स्टेटमेंट को हमने डाइसेक्ट कैसे करना है। तो डाइसेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बहुत ध्यान से आप उसको पढ़ें कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है। पहली चीज़ उसके अंदर वो ये पूछ रहा है कि प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस जो है वो क्या है। तो यहाँ आपने अपनी रफ वर्किंग के अंदर ये देख लिया कि मेरे से वो पूछ रहा है व्हाट, और दूसरी चीज़ जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ ही इम्प्लीमेंट्स इट थ्रू एजुकेशन सिस्टम। दूसरी सवाल उसने जो दूसरी चीज़ पूछी है वो है इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें जिस बंदे ने पिक कर ली है ना कि उसने हमसे पूछा क्या है, उसको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स उसके हल हो गए। उसको अब रेलिवेंसी मेंटेन करना आसान हो जाएगा, आपके लिए रेलिवेंट रहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे, और एक सवाल हमेशा पेपर में अपने आप से ज़रूर पूछें कि जो स्टेटमेंट उसने दी है उसके जो मार्क्स हैं वो किस हिसाब से वो अपने जहन में बिठा के बैठे हुए। मसलन अगर इस सवाल में देखें तो मेरा ख्याल है हम 5 से 6 मार्क्स जो हैं वो इसके लिए रख लेते हैं, और उसके बाद 13 से 14 मार्क्स जो हैं वो हम इस चीज़ के लिए रख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो आपने आंसर के अंदर जो एलोकेशन करनी है, एलोकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, वो उस हिसाब से करेंगे कि मेरे से जो पोर्शन उसने पूछा है वो मैंने उसी के रेलेवेंट जो है वो आर्ग्यूमेंट्स अपने देने हैं। अब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको प्लेटो के बारे में ये भी पता है, 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 बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में है। पेपर में वो आपसे सिर्फ उसका कोई मखसूस एंगल पूछ रहा होता है। तो वो जो भी जब आप तैयारी करके जाते हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन है, उसमें से आपने जो स्टेटमेंट उसने पूछी है उस स्टेटमेंट के आपने उसको रेलेवेंट भी रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव भी रखना है, और आपने यहां से सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट्स पिक करने हैं जो 35 मिनट्स के टाइम के अंदर इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देते हैं। अब 2 मिस्टेक्स जो बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पूरे का पूरा उसका जो जस्टिस सिस्टम है, पूरे का पूरा जस्टिस के जितना मैकेनिज्म है वो सारे का सारा लिख देते हैं, और साथ एजुकेशन का उसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको भी लिख देते हैं। अब इससे होता क्या है, बज़ाहिरन देखने में तो आपने सवाल को रेलिवेंट ही लिखा है कि आपने जस्टिस भी बता दिया और आपने एजुकेशन सिस्टम को भी बता दिया, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। सवाल उसने पूछा है कि हाउ ही इंप्लीमेंट्स, तो इसका तो इसका मतलब है कि आपको इस सवाल के अंदर यू हैव टू क्रिएट द लिंक बिटवीन द जस्टिस एंड द एजुकेशन सिस्टम। तो जब तक आप इन दोनों के अंदर लिंक क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम अब जो पॉल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स हम करते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको तैयार किया भी होता है और ज़्यादातर इनके ऊपर सवाल आता भी है। लेकिन 2017 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ कि उसने बजाय कि हॉब्स और लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर सवाल देने के उसने ये स्टेटमेंट दे दी कि किस तरह से हॉब्स और लॉक जो है उनकी थेरीज जो है, उनकी थॉट्स मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में, मॉडर्न लॉज में, मॉडर्न पॉलिसीज़ में किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो जैसे ही स्टेटमेंट के अंदर हॉब्स या लॉक का नाम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के साथ ही
तो वो जो है वो फ़ौरन से सवाल लिखना शुरू कर देते हैं कि जी हमने जो है इस चीज़ को इस तरह से लिखना है कि जी हॉब्स और लॉक पे सवाल आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आप प्राइमरीली ये बता सकते हैं और बताना भी चाहिए कि हॉब्स और लॉक उन दोनों के जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनकी प्राइमरी कंटेंशंस हैं, वो क्या क्या हैं, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। लेकिन असल इस चीज के नंबर नहीं है, ये तो आप एग्जामिनर को और अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। असल सवाल है कि उनकी मॉडर्न डे जो रेलिवेंसी है उसके हिसाब से आपने लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं कि आप जब अपना सवाल शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात आप अपनी गेम शुरू में ही लूज कर चुके होते हैं। हालांकि आप पूरा सवाल लिख के आते हैं और बाहर आके आप दोस्तों को बता भी रहे होते हैं कि मैंने बेहतरीन किस्म का पेपर किया, लेकिन जब नंबर आते हैं जैसे कि 2017 में आए तो पेपर 1 के मार्क्स मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे 45, 48, 46, 51, 52। उसकी रीज़न ही ये है कि जब वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है तो हमारा जो तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो हमने सिर्फ 5, 7, 10 पॉइंट्स जो हैं जो ऑर्डिनरी बुक्स के अंदर लिखे होते हैं उनको हमने रट्टा लगाया होता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से हम उन फिलोसफर्स की जो मॉडर्न रेलिवेंसी है उससे हम बिल्कुल लाताल्लुक होते हैं। जब आपने प्राइमरी गलती कर दी, जिस तरह इन दोनों स्टेटमेंट्स में मैंने बताया कि आपने दोनों चीज़ों को गलत जब पिक कर लिया, उसके बाद क्या है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमने लिखना है जी हमारा इंट्रोडक्शन। तो जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा तो जब आपने दोनों स्टेटमेंट्स को ही गलत डाइसेक्ट किया है, गलत पिक किया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इररेलेवेंट भी होगा। ठीक है, जो चीज उसने पूछी हुई है वो भी नहीं होगी, और उसके बाद वो आपकी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो उसकी एग्जेक्टिव समरी बनने की बजाय वो आपकी जो अपनी थॉट्स हैं, जो जैसे आपने परसीव किया आपने बस वो लिख दिया। तो इंट्रोडक्शन लिखते हुए हमने ये जहन में रखना है कि जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहला है हमने रेलिवेंसी मेंटेन करनी है। जो चीज़ ये नहीं है कि आप प्लेटो के बारे में उसने सवाल दिया है तो आप इंट्रोडक्शन की जो पहली 15 लाइंस है वो इसी चीज़ पे ज़ाया कर दे कि जी कितने वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसके रिश्तेदारों के नाम क्या थे, उसके दोस्तों के नाम क्या थे, वो कितना जो है वो अजीम वो फ़िलासफ़र। इस तरह से नहीं है। इंट्रोडक्शन हमने फ़िलासफ़र का नहीं लिखना होता, इंट्रोडक्शन हमने जो स्टेटमेंट दी गई होती है उसका लिखना होता है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने वर्ड लिखा यहाँ पे एग्जेक्टिव समरी, तो ये एग्जेक्टिव समरी से हमारा यहाँ ये मुराद है कि जो भी आपका सवाल का जवाब बनता है, जो भी आपके सवाल का जवाब बनता है, आप उसकी एक रफ आउटलाइन बनाएं कि यार मैंने मुझसे उसने ये पूछा है, उसको जवाब देने के लिए मेरे पास ये 8 आर्ग्यूमेंट है, 10 आर्ग्यूमेंट है, 12 आर्ग्यूमेंट है, वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट्स या जितना भी वो उनकी आपने एक समरी बनानी है। इंट्रोडक्शन लिखते क्यों? इंट्रोडक्शन इसी वजह से लिखते हैं कि जिस बंदे ने आपके 15 पेजेस पढ़ने हैं, 10 पेजेस पढ़ने हैं, 8 पेजेस पढ़ने हैं, क्या आप उसको एक 1 पेज 15 लाइन्स, 12 लाइन्स, 18 लाइन्स, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, बस आपकी बात जामे मुकम्मल होनी चाहिए। क्या आपको वो जो 15 लाइन्स है वो पढ़ के तो आपने उस एग्जामिनर का ये जहन बना दिया है कि यार इस बच्चे ने आगे ये बात करनी है या ये बात करने जा रहा है और ये मैं उसको पढ़ूंगा भी या नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद एक तीसरी चीज़, जब आप अंग्रेज़ी ऐसे पढ़ते हैं तो अंग्रेजी ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन 20 नंबर के सवाल में इंट्रोडक्शन को बड़ा लाइट लिया जाता है। हालांकि आप एग्जामिनर की रिपोर्ट्स पढ़े, वो बार बार बता रहा है, लैंग्वेज की भी बात कर रहा है, वो एक्सप्रेशन की भी बात कर रहा है, वो स्टाइल की भी बात कर रहा है। तो ये बड़ा ट्रिक है कि आप अंग्रेजी ऐसे जिससे पढ़ रहे होते हैं, जब वो आपको टीचर सिखा रहे हैं कि आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है, आपने ये स्टाइल यूज़ करना है, तो उसी चीज़ को आपने कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। आपकी जो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, इन दोनों को मैं इकट्ठे ही लिख रहा हूं कि अब आपने जो वर्ड यूज करने हैं, कोशिश करनी है
कि आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर करते हुए आपने पॉलिटिकल साइंस का जो स्लैंग है, पॉलिटिकल साइंस की जो लैंग्वेज है, उसको ही इस्तेमाल करने। वो करंट अफेयर्स या कोई और पेपर ना लगे, उससे यही लगे कि ये बंदा जो है ये इसी चीज़ को लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जी चौथी चीज़, कोशिश करें कि आप लोग जनरल टू स्पेसिफिक आए। इंट्रोडक्शन लिखते हुए जनरल टू स्पेसिफिक आए। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस की वो बात करते हैं, तो आप अपनी पहली एक दो लाइंस, ज्यादा नहीं, एक दो लाइंस, क्योंकि मार्जिन नहीं है, एक दो लाइंस में आप ये बता सकते हैं कि जो जस्टिस है ये कोई आज की बात नहीं है या प्लेटो के ज़माने की बात नहीं है। जब से इंसान एग्जिस्ट करता है, गलत क्या है, सही क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, ये इंसान की जो है क्या है, बेसिक एक कॉन्टेंशन रही है। और उसके बाद फिर आपसे जो उसने पूछा है, यानी कि जो रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप उसको यहां अपना लिखते जाएं। एंड पे अगेन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट करें कि ये जी बात मुकम्मल कर ली है, और एंड पे भी आप एक आध लाइन जो है वो ऐसी ऐड कर सकते हैं। वो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक रेसिपी है। मसलन कुछ स्टूडेंट्स ऐसी लाइन भी ऐड करते हैं कि जिससे आपका इंट्रो अगले सवाल से कनेक्ट हो जाए। कुछ लोग जो हैं उसको एज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस लेते हैं, यानी कि वो पूरी जो बात ऊपर उन्होंने की है वो जनरलाइज सी एक स्टेटमेंट और दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो वो सवाल की डिमांड को देखते हुए, जैसे ये सवाल है तो वो हो सकता है मॉडर्न रेलिवेंस के रेलिवेंट कोई एक आध लाइन और ऐड कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने जहाँ से भी तैयारी करनी है, जहाँ से भी पढ़ना है, लेकिन जब आप ये अपना जवाब लिखें, लिखते हुए आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। और ये दो एग्जांपल्स जो हैं ये इसी वजह से मैंने दी हैं, बिकॉज जब मैं अपनी स्टूडेंट्स के पेपर वगैरह चेक करता हूँ तो ये मिस्टेक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मुझे नज़र आती हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल करते भी हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होता है कि वो फिर हम इररेलेवेंट चीज़ लिख के आ जाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो जो है ये आपको हेल्प आउट करेगी, और इंशाल्लाह विल सी यू फॉर द मोर नेक्स्ट such kind of videos. Thank you so much and take care.